यस प्लीज। तो क्या हाल हैं सभी बच्चों के? सब बढ़िया है। यहाँ से चालू हो गया है। अच्छा, ये भी चालू कर देता हूँ। तो ये हो गया। ऑल वेल, प्लीज कम प्लीज कम। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको नेगोशिएबल की एक क्लास दे दी है और आज ये दूसरी क्लास है। बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है क्योंकि मेजरली नेगोशिएबल आप प्रॉपरली कर चुके हो, but I am going to revise full negotiable first and then we will start जो भी बचा हुआ टॉपिक। ऑल वेल, आप नहीं थे फर्स्ट क्लास? थे आप नेगोशिएबल की? ओके। फॉर दैट आपका एग्जाम कब है? एंजॉय। तेरा भी दिसंबर में? क्यों नहीं लिया? तेरा जून में ही है ना? तो इसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया था, देख लियो। आज आज ही देखियो उसको, ठीक है? जिसने नहीं लिया वो कंपलसरी देख लेना क्योंकि ये स्कोरिंग है 20 नंबर का। लेकिन अब जो मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ उस रिवीजन में जिसने फर्स्ट क्लास नहीं ली है वो भी अप्रॉक्स 70-80% उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं इन डेप्थ रिवीजन कराने जा रहा हूँ। स्टार्ट कर दे। तो आप सभी सीएमए स्टूडेंट्स का स्वागत है क्लास के अंदर। एक्सक्लूसिव क्लास हमारी सीएमए की चल रही है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाउंडेशन लॉ की ही बात होगी। किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएंगे ये सब भी आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने जाएंगे। पहले हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है? इन डेप्थ रिवीजन करवाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत स्किप कर चुके हो क्योंकि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो उस क्लास में नहीं थे। जो उस क्लास में नहीं था मैंने पहले बता दिया, आप वो वीडियो प्लीज देख लेना। वो काम की वीडियो है, उसके बिना मजा नहीं आएगा आपको नेगोशिएबल में। जरूर देखना और आज ही देखना, 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपके लिए स्टार्ट कराया चैप्टर बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पूरा नाम क्या है? 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये कानून 1881 में आया था। मैंने आपको यहाँ पर ये बोला जाकर कि 1881 में जो ये कानून आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये कानून 3 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोमिसरी नोट और एक चेक। बेटा मेरा, प्रोमिसरी नोट नंबर 1, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नंबर 2 और चेक नंबर 3, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। उस कहानी के वे में तो नहीं बताऊंगा जैसे पहली क्लास में बताया था, लेकिन आप सभी को अच्छे से, जो बच्चा नहीं आया खासकर वो बच्चा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझना, क्लियरिटी आ जाएगी। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे ट्रांसफरेबल। क्या मतलब होता है? ट्रांसफरेबल। बेटा मेरा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है उसके लिए कानून आया 1881 में। बेटा पुराने जमाने में क्या होता था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं, आई एम द सेलर एंड यू आर द बायर। आप मेरे पास कोई सामान लेने आए लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है, बट आपका व्यापार भी चलते रहना चाहिए। तो आपने मेरे से क्या कर दिया? आपने मेरे से प्रॉमिस करा कि मैं 3 महीने बाद आपके पैसे लुटा दूंगा। ऑल वेल, तो यहाँ पर मिस्टर बी ने एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करा, उस पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट पर एक डेट लिखी, अमाउंट लिखा और बोला कि 3 महीने बाद मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर सेलर ने उस डॉक्यूमेंट के बदले में बायर को क्या दे दिया? गुड्स दे दिया। ऑल वेल, अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फायदा क्या है। मान लो 2 दिन बाद ही, बायर ने कितने दिन का टाइम दिया था? बायर ने टाइम दिया था 3 दिन का। मान लो मेरे बच्चे 2 दिन बाद ही सेलर को पैसों की आवश्यकता पड़ गई। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद ही सेलर को पैसों की आवश्यकता पड़ गई। तो सेलर गया किसी B1 नाम के बंदे के पास और सेलर ने वो डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर कर दिया?
B1 को और B1 से पैसा या सामान ले लिया। अब B1 पैसा किससे रिकवर कर लेगा? इस मिस्टर बी से। हो सकता है कि B1 को 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, इसने वो डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर कर दिया? उसने वो डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर कर दिया? B2 को। B2 को पैसों की जरूरत पड़ गई या सामान की, वो किसके पास चला गया? B3 को पड़ गई, वो H के पास चला गया। H को पड़ गई, वो G के पास चला गया। पहले व्यापार ऐसे ही होते थे। देखो, इस बंदे ने, मिस्टर बी ने डॉक्यूमेंट जारी किया है और इसके द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट पर मल्टीपल लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे, एंड वाला बंदा, मान लो आई बंदा था, 3 महीने हो चुके, अब ये आई बी के पास जाएगा और जितने रुपए का प्रॉमिस था वो अमाउंट लेकर अपने घर चला जाएगा। बोलो ओके। बीच में ये जितनी बार, ये देखो, ये इंस्ट्रूमेंट बीच में कितनी बार क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। इस इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या नाम देता हूं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसी इंस्ट्रूमेंट के लिए अंग्रेजों ने 1881 में बनाया कानून। देखो, ये इंस्ट्रूमेंट कितने भी टाइप के हो सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था ना। लेकिन अंग्रेजों ने 1881 वाले कानून में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट की बात की है। वैसे इंस्ट्रूमेंट कितने भी टाइप के हो सकते हैं, अंग्रेजों ने 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करी है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पहला है मेरे बच्चे प्रोमिसरी नोट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? चेक। बोलो यहां तक ओके है? जो नहीं था क्लास में, मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे लिए ओके है यहां तक? और आगे बढ़े क्या? अभी हम रिवीजन करेंगे और मैं थोड़ा लंबा रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, प्लीज। और जो देखोगे तो स्किप मत करके देखना, शुरू से ही देखना। थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, कोई बात नहीं। 1.5। सुबह सुन रहा था मैं अपने आप को 2 पे, बड़ा बुरा लग रहा था। मैं क्या करते हो मेरे बच्चे, आ जाओ जल्दी पड़ेगा। मैं कहा यार ये बड़ा गंदा लग रहा है। फिर उसको 1.5 पे सुना, मैं कहा ये ठीक है, तो 2 पे मत करना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, दूर वाला सिस्टम तो जैसे पुराने जमाने की बात है, तो वो अपने किसी एजेंट के थ्रू भिजवा सकता है। डॉक्यूमेंट तो भेजना पड़ेगा ना। अब जैसे आज की डेट में आप फोटो वोटो खींच के भेज दे तो चलेगा, स्कैन करके भेज दे तो। जो चेक है, आजकल दूर के सिस्टम की वजह से चेक को स्कैन करवाया ना। है जी? अच्छा, कोई आ गया तो? हाँ बेटा, पूरा एड्रेस वेड्रेस सब मेंशन होता है। पूरा एड्रेस मेंशन होता है। तुमने मेरा किताब नहीं देखा? बुक में तुम बुक पढ़ना, जब भी पढ़ोगे आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने एक प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसमें देखना नीचे एड्रेस भी है, M74 ग्रेटर कैलाश 1। ठीक है, ये एड्रेस है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी दिखाना बुक। ये वाली बुक है आपकी, और इस किताब के अंदर ये रहा, ये मैंने बनाया हुआ है। यस। अच्छा, चेंज करके मैंने B47 कर दिया, M74 वाला कालका जी का कर दिया। तो देखो ये प्रॉपर है। अच्छा, ये रहा ना M74 मेकर, मेकर का एड्रेस है M74 ग्रेटर कैलाश। और यहाँ जिसको अभी ड्राई को दे रहे हैं वो B47 कालका जी। देख रहे हो? और इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता हमारे प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कुछ स्पेसिफिक खाना बनाते हो तो कुछ स्पेसिफिक चीजें डलनी डलनी है ना, इसके भी कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अभी वो ही बताने जा रहा हूँ बेटा। आप कोई भी, खासकर प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब बनाते हो तो याद करो, मैंने आपको कुछ कॉमन बातें बताई थी। बेटा मेरा क्या होना चाहिए? प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए, प्रॉपर साइन आप उसको करोगे, प्रॉपरली डेटेड, प्रॉपर साइन करोगे, अमाउंट आप उसमें लिखोगे। अमाउंट को बेटा मेरे 2 बार लिखना होता है, एक बार वर्ड्स में लिखोगे और एक बार न्यूमेरिक वर्ड में लिखोगे।
ये चेक के अंदर भी होता है, आप सब जानते हो। फिर उसके अंदर बेटा मेरा प्रॉपरली स्टैंप लगा होगा। स्टैंप वो नीले वाला ठप्पा नहीं जो कहीं पर आप देखते हो, स्टैंप वो जो गवर्नमेंट का स्टैंप होता है ना, वो पर्ची सी होती है, स्टिकर होते हैं ना, वो गवर्नमेंट का स्टैंप होता है ऑथराइज्ड, वो लगा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि वो डॉक्यूमेंट स्टैंपेड है या नहीं है। बोलो ओके। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितनी बार भी ये ट्रांसफर हो रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितनी बार भी ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे B1 से B2 को मिला तो B2 फॉर द टाइम बिंग होल्डर हो गया उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। इसको हम नाम देते हैं HDC। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म बताओ। होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया है। तो HDC को हमेशा क्या मिलता है? बेटर टाइटल। याद है बेटा? अब देखो, हजारों लोगों से होकर वो डॉक्यूमेंट गुजरता है, बीच में किसी ने डॉक्यूमेंट चोरी करके किसी इनोसेंट बायर को दे दिया तो उसकी क्या गलती? जैसे आपको कोई 500 का नोट आप मम्मी से चुरा कर लाए और आपने दुकान से जाकर कुछ खरीद लिया, तो क्या मम्मी दुकान वाले की चप्पल मारेगी? दुकान वाले को क्या नोट देख के समझ में आ रहा है ये चोरी का है? नोट पे लिखा होता है सोनम बेवफा है। बहुत चला था एक नोट 10 रुपए का, सोनम बेवफा है वाला। लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने छोड़ दिए सोनम उस टाइम तक। सच में, आप बिलीव करो, गूगल करना पता लगेगा। ऑल वेल, तो ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? पूछो। ठीक है, अब मैं अगला पार्ट बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि वैसे तो मल्टीपल टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए है? ये जो एक्ट बना है ये सिर्फ तीन चीज के लिए, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ऑल वेल, एक एक करके मैं आपको इन तीनों की रिवीजन करवा रहा हूं। बेटा मेरा सबसे पहला, इस प्रोमिसरी नोट का सेक्शन नंबर 4 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन नंबर 5 है, चेक का सेक्शन नंबर क्या है? 6 है। प्रोमिसरी नोट का सेक्शन नंबर 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, चेक का 6। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है बेटा? लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है 14 जून को। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको डायरेक्टली यही लाइन देखने को मिलेगी जो अभी बता रहा हूँ। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक प्रॉमिस करता है, एक वादा करता है, अंग्रेजी में इसको अंडरटेकिंग बोलते हैं, कि भाई मैं तुझे 3 महीने बाद या तेरे ऑर्डर पर किसी को या किसी को भी जो ये डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास आएगा मैं इतने पेमेंट दे दूंगा। ऑल वेल, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। किसी को भी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, प्रोमिसरी नोट का मतलब कि कोई एक पर्सन होता है जो कि एक ना डॉक्यूमेंट बनाता है। वो पर्सन क्या बना रहा है? डॉक्यूमेंट बना रहा है। तो बनाने वाले बंदे का नाम क्या हो गया? मेकर ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो वादा कर रहा है कि मैं तुझे, जिशान, या तेरे ऑर्डर पर किसी को भी या किसी बियरर बंदे को, कोई भी पर्सन जो इस डॉक्यूमेंट को लेकर आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो जिसको देगा वो बंदा क्या है बेटा मेरा? प्रोमिसरी नोट में एटलीस्ट कितनी पार्टी होती है? बोलो कितनी पार्टी? दो पार्टी। एक दे दे पार्टी यार, दो की जगह। तुम सब पार्टी दोगे पास होने के बाद या नहीं? यहीं रहोगे तो मतलब पार्टी नहीं देगा, यहीं रहेगा, पार्टी नहीं देगा। तो अलग अलग चीजें जब ग्रुप में आओ तो अलग अलग चीजें लेकर आना। मतलब एक बंदा ढोकला, एक काजू बर्फी, ठीक है, और थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लाना ताकि पेट में भी जाए। ऑल वेल, तो मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ बैठे हुए बच्चे कि आप सभी पास होने वाले हो। थोड़े से दिन रह गए हैं, अपनी जान लगा दो, 15-16 घंटे लगातार पढ़ लो। इनफ अमाउंट है इतने नंबर ऑफ आवर्स का। अगर आप पढ़ते हो, आप बिलीव करो आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाला है। और कॉन्फिडेंट में रहना, ठीक है, लूज मत करना। चाहे सिंगल डे बचाओ तो भी कॉन्फिडेंट में रहना। तो जितने यहाँ पर बैठे हो आप पास होने वाले हो। अच्छे से पेपर दो, 7-8 दिन जो भी बचे हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। मुझे पता है आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी है कि जस्ट 12th करा है, 12th करते ही नेक्स्ट डे से यहाँ क्लासेस चालू करवा दी। लेकिन जितनी जल्दी तुम लोग बन जाते हो उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट होता है ना। कल मैं कहीं पढ़ रहा था,
एक लड़की है, वो 15 की उम्र में 10th पास किया, 17 में, नाम यही है शायद, नंदिनी अग्रवाल, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, यंगर। मतलब जिसमें लोग सोचते हैं कि मेरे को सीए बनना करना चाहिए, उसने में वो बन के साइड हो गई। तो जितना जल्दी आप बनते हो बेटा, जितना जल्द, सुनो ना, इधर आओ ना क्लास में। ओए यार चुप हो जा, इधर क्लास में आ जा। जितना जल्दी आप लोग बनते हो, वो जब भी बनी 19 की एज में बन गई, तो 19 में चल 20 मान लो, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना कंफर्म है। तो 20 में ही शायद बनी होगी, कोई 21 में ऑलरेडी है कोई। तो आप 20 में बन जाते हो, 21 में आप बन जाते हो, तो इससे बेस्ट लाइफ में कोई भी चीज नहीं है कि आप लाइफ की उस एज में फ्री हो चुके हो जिस एज में लोग अपने करियर बनाने की सोचते हैं। और आगे जाके ना जेन्युइनली बड़ा स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां पर वो लेबर को कम कर रही है किसी भी काम में, सब परेशान है। तो ये आपकी जॉब को तभी प्रोटेक्ट करती है, आपके बिजनेस को तभी प्रोटेक्ट करती है जब आप अप टू डेट रहते हो, और जब आप बाकी लोगों से आगे रहते हो। बाकी लोगों से आगे आप तभी रहोगे जब आपके पास डिग्री होगी, और ये डिग्री जो आप कर रहे हो इतनी टॉप क्लास डिग्री है, सीएमए की डिग्री। सही है। तो कुछ दिन बचे हुए हैं, 15-16 घंटे लगातार काम करना, उसी वजह से अभी मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, ताकि 2-4 दिन तक अटका रहे तुम्हारे दिमाग में। ठीक है? तो 2-4 दिन छोड़ दो, ये कॉलेज जाना, दूसरी जगह जाना, अपने फोन को साइड कर दो, कोई भी घर का काम मत करो फालतू वालतू का, और दिन रात अपना बिल्कुल दे दो। आप बिलीव करो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है? ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। इस नेक्स्ट वीक सैटरडे को, फ्राइडे को पेपर है, संडे को, सैटरडे को पेपर है ना? तो मेरे को याद है, मेरा बर्थडे है उस दिन। ठीक है? तो तुम लोग पेपर दे रहे होगे, मैं खुशियां मना रहा हूँ, मस्त इंजॉय कर रहा हूँ। और एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम गाली भी दे रहे होगे। चलो, तो बेटा मैं प्रोमिसरी नोट आपको बता रहा था। प्रोमिसरी नोट मतलब यहाँ पर ये बंदा मेकर है जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, किसके लिए? अब ये प्रोमिसरी नोट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन इस प्रोमिसरी नोट में आपको मैंने कुछ स्पेसिफिक बातें बताई हुई थी, मैं आपको नीचे बता देता हूं। यहाँ पर अगर इस तरीके का प्रोमिसरी नोट है बेटा, मेरे डेट लिखनी जरूरी है, स्टैंप होना जरूरी है, स्टैंप वो गवर्नमेंट वाली, बेटा अमाउंट होना जरूरी है, जैसे 10,000 का लिख रहा हूं तो 10 यहाँ पर और 10,000 यहाँ पर। आई प्रोमिस टू पे यू और योर ऑर्डर ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। सिग्नेचर करेंगे, अपना एड्रेस वेड्रेस जो होता है वो लिखेंगे, बस। दिस इज प्रोमिसरी नोट। ऑल वेल। क्या जी? हाँ बेटा, ये गवर्नमेंट छाप के देती है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी बताता है कि ये पेपर वैलिड है। सिंपल, गवर्नमेंट को आपसे भी तो कमाना है। आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट भी कमाती है। जैसे आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो, कैसे बनाते हो? स्टैम्प पेपर भी बनाते हो, तो 100-200 रुपए उसमें भी लग जाते हैं आपके, है ना जी? ऑल वेल, ये आपका प्रोमिसरी नोट हो गया। फिर मैंने अगली बात बताई। अगली बात क्या थी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा मेरे कितनी पार्टी होती है? 3 पार्टी भी हो सकती है, 2 पार्टी भी हो सकती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। देखो ये कुछ नहीं है, ये प्रोमिसरी नोट का दूसरा रूप है। यहाँ भी एक बिजनेस पर्सन है, एक बायर है, बायर गया बिजनेस पर्सन के पास, बायर ने बोला कि मुझे सामान दे दो, बिजनेस पर्सन ने सामान दिया, बायर पे पैसे नहीं है, तो वहां फिर क्या जनरेट कर देते हैं? वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो ओके। तो मैंने आपको समझाया था कि ड्रॉवर ने पेई को देने और ड्रॉवर को ड्रॉई से लेने। तो ड्रॉवर एक बिल बनाता है जिसमें वो ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि तू इसको पेमेंट कर दियो। किसको कर दियो? पे। ऑल वेल। ड्रॉई पहले ड्रॉवर के द्वारा दिए गए ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है? सेक्शन 5, इट मींस अनकंडीशनल ऑर्डर। तो यहां ड्रॉवर ने ड्रॉई को क्या दिया? ऑर्डर कि तू पेमेंट किसको कर दे, या तो पेई को, पेई सर्टेन पर्सन होगा,
और इस ऑर्डर, पेई के ऑर्डर पे किसी को, या बियरर, बियरर मतलब कोई भी आएगा वो ले जाएगा, ऑल वेल था। बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक और बात है, मान लो कि दो ही पार्टी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है तो ड्रॉवर ऑलवेज खुद ही पे ही होगा। मतलब मैं ड्रॉवर हूं, मैं ही तुझे ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे पेमेंट कर, तो मैं लिखते वक्त ड्रॉवर एंड रिसीव करते वक्त पे ही। बोलो ओके। क्या जी? हाँ, बिल उसी के पास है। बोलो ओके। दो बात हो गई। फिर मैंने आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चे तीसरी बात बताई। क्या कोई डाउट? ड्रॉवर और पेई दोनों एक बंदे होंगे अगर, जैसे कि मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं, जैसे तेरा नाम क्या है बेटा? हर्षित, तुझसे मुझे 20,000 लेने, तो बिल ड्रॉ किया, मैंने तुझे ऑर्डर दिया। यहां पर ना ऑर्डर देने का मतलब वो नहीं है, तुम उसको गलत मत समझना। ऑर्डर मतलब मैं ओए पैसे दे मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये एक टेक्निकल वर्ड है, लॉ के अंदर डाला हुआ ये वर्ड। ऑर्डर मीन्स मैं आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि दैट कि आप मेरे 20,000 रुपीज दे दो। तो मैं ये लिख रहा हूं कि क्या आप मेरे 20,000 रुपए 3 महीने बाद दे दोगे, तो तू उस पे साइन कर रहा है। साइन मीन्स तू एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैंने मेरे पैसे खुद के लिए मांगे। अब हो सकता है मैंने जिशान को देने थे, तो वो पैसे मैंने क्या बोला, किसको दे देना? जिशान को। तो ऐसे में तीन पार्टी हो गई। बिल ड्रॉ मैंने किया, तू ड्रॉ ही है, तूने एक्सेप्ट किया, और जिशान पे ही हो गया। बोलो ओके। लेकिन वो नहीं है, तो मैंने कहा मेरे पैसे मुझे ही देना, तो ड्रॉवर भी मैं और पेई भी मैं। यस। ड्रॉ क्यों करे? पैसे लेने हैं, सामान दिया उसको, प्रूफ है, या बातों बातों से काम करे? अरे भाई, ये बिजनेस में भाईचारा नहीं चलता। बिजनेस में कमिटमेंट चलती है, होता है, कमिटमेंट होती है, बट लोग अपने पास एक प्रूफ हमेशा रखते हैं। तेरे को पता है, अगर चाचा का लड़का अपने कजन ब्रदर को प्रॉपर्टी बेचे ना, तो वहां पर सब कुछ पेपर वाइज करता है। नहीं करते? एक भाई, चाचा का लड़का दूसरे अपने चाचा के लड़के को एक बिल्डिंग बेच रहा है, तो बताओ लिख के बेचेगा या ले ले यार तू तो भाई है? और वही वही चाचा का लड़का दूसरे वाले को बर्गर खिला रहा, तो क्या बोलेगा? ए खाना, भाई है तू तो अपना। क्या वहां लिखेगा? तो बेटा ये दोस्ती यारी, चाचा चाची भाई बहन सब डिपेंड करता है आपके अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पे। तो बिजनेस में कोई भाई भाई नहीं है ना। छपरों की लैंग्वेज होती है, बिजनेस में कोई भाई बंदी नहीं। चलो अगला टॉपिक वो करते हैं। फिर मैंने आपके लिए तीसरा टॉपिक शुरू किया। देखो मैं आपको इन डेप्थ रिवीजन करवा रहा हूं पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तीसरा टॉपिक है मेरा क्या? चेक। मैंने आपके लिए चेक चालू करा, सेक्शन नंबर 6। चेक में भी तीन पार्टी है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। तीन पार्टी है। हाँ, एक बात है, चेक में ड्रॉई ऑलवेज बैंकर होगा। कौन होगा? ड्रॉवर। जैसे कि मैं दीपक पाठक, मैंने हर्षित को पैसे देने 10,000, मैंने 10,000 का चेक दे दिया हर्षित को। अब हर्षित कोई भी बैंक अकाउंट में मेंटेन करता हो, मेरा बैंक एचडीएफसी है। हर्षित तेरा कौन सा बैंक है? एसबीआई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हर्षित का स्टेट बैंक हर्षित का एसबीआई बैंक है। हर्षित अपने बैंक में वो चेक डालेगा, फिर हर्षित का एसबीआई उस चेक को स्कैन करके एचडीएफसी के पास भेजेगा। एसबीआई एचडीएफसी के पास स्कैन करके वो चेक भेजेगा कि देखो तेरे एक कस्टमर का चेक आया है, जरा वो पेमेंट पास कर दो। फिर एचडीएफसी वेरिफिकेशन करके पेमेंट डाल देगा एसबीआई के अकाउंट में। ऑल वेल। तो ये जो फिजिकल चेक दीपक ने हर्षित को दिया, वो फिजिकल चेक को स्कैन किया गया ना, इस फिजिकल चेक को हम लोग कौन सा चेक बोलते हैं? दूसरा नाम बोलो, बोलो बेटा, ट्रंकेटेड चेक। याद है आपको? तो मैंने आपको बताया चेक दो टाइप के होते हैं, एक ट्रंकेटेड चेक और एक इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है ओरिजिनल फिजिकल चेक की, जो कि मैं इशू कर रहा हूं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर रहा हूं। नॉर्मल फिजिकल में मेरे साइन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेक, वन इज फिजिकल, अदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक चेक।
फिजिकल चेक बेटा पहले के टाइम पर ना, जैसे आज एसबीआई ने स्कैन करके भेजा ना एचडीएफसी को, पहले फिजिकली भेजा करते थे, बहुत टाइम लगता था चेक पास होने में। अब टाइम नहीं लगता। वो लोग कैसे भेजते हैं, अब वो लोग स्कैन करके सेंड करते हैं, टाइम बहुत कम हो जाता है। बोलो ओके। और चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होगा। बैंक आपके अकाउंट से, एचडीएफसी के अकाउंट से मेरा बैंक एसबीआई वाले हर्षित के अकाउंट में पैसा कब भेजेगा, जब मैं डिमांड करूंगा। तो मैं कैसे डिमांड करूंगा, बैंक के आगे भौंपू बजा के खड़ा हो जाऊं, सुनो सुनो मेरे 10,000 है हर्षित को दे दो, ऐसा तो नहीं है। मैंने चेक इशू करा, उस पर साइन करा, इस बात का प्रूफ है दैट कि आई एम इंस्ट्रक्टिंग माय बैंक टू ट्रांसफर द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ हर्षित। पूरा नाम क्या है, हर्षित गुलिया। ऑल वेल। चिराग दिल्ली में ही रहता है, गुलिया बहुत रहते हैं ना वहां पे, है ना। थोड़े बहुत लाइफ में तुक्के मार दो, फिट हो जाते हैं। ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। तो चेक मेरे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक फिजिकल और एक, फिजिकल को दूसरा नाम है ट्रंकेटेड चेक, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चेक। ऑल वेल है जी, बोलो ओके सब बच्चों। अब मैंने फिर आपके लिए स्टार्ट करवाया चेक पे क्रॉसिंग। क्या होती है बेटा क्रॉसिंग? अच्छा अभी ना रिवीजन में बुक से भी करवाऊंगा, बुक से भी पढ़ते हुए ही आगे जाएंगे। शायद तुम्हारे लिए बोरिंग होगा, लेकिन मेरे लिए बोरिंग नहीं है। मेरे को तुम्हारे एग्जैक्ट 20 मार्क्स चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उसको आप बार बार पढ़ोगे तो ही होगा। क्रॉसिंग ऑफ चेक, तुमने देखा है एक चेक होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको फिजिकल, मैम ने हेल्प की थी, मैम ने एक चेक दिया था सुमित सर का, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था। क्रॉसिंग होती है ना चेक पे ऐसे वाली, एक जनरल क्रॉसिंग होती है, एक स्पेशल क्रॉसिंग, एक अकाउंट पेई क्रॉसिंग। अकाउंट पेई वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं बता रखा, बट आजकल प्रचलन में अकाउंट पेई चेक ही है। तो क्रॉसिंग हम क्यों करते हैं, एक सिक्योरिटी होती है कि क्रॉसिंग मींस आई एम ट्रांसफरिंग द चेक टू अदर पर्सन एंड माय बैंकर विल ट्रांसफर द अमाउंट टू अदर पर्सनस बैंक अकाउंट। मान लो फ्यूचर में कोई गड़बड़ होती है तो वहां पर सारी डिटेल्स पता लग जाएगी कि किसके बैंक में अमाउंट ये क्रेडिट हुआ था। बोलो ओके, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग हम लोगों ने करा था। एंड देन एक और होता है, एक होता है डबल क्रॉसिंग, वो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया नहीं था, इसलिए वो अभी पढ़ाऊंगा। आ जाओ जरा किताब के ऊपर। तो सबसे पहला मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बता दिया, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। मैं तो अपने दिमाग का बता रहा था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आप सबको पता है, अब समझ में आ गया। सर नेगोशिएबल वर्ड मींस ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मींस डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफर होता रहता है उसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हो। और एक्ट के अंदर सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एक को आप बोलते हो क्या, प्रोमिसरी नोट, एक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक को आप बोलते हो चेक। ओनली 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वैसे बहुत सारे तरीकों के होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 3 तरीकों के। बोलो ओके है। फिर मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताई नेगोशिएबल की, इस कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पक्का आने वाला। पहली कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, ये फ्री और इन्यूमरेबल ट्रांसफर है, मतलब कितनी बार भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये बिफोर मेच्योरिटी होता है। अभी रिवीजन चल रही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये बिफोर मेच्योरिटी होता है। दूसरा, ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। आपका जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मैंने आपको बताया था ना कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, तो जिसके पास फॉर द टाइम बिंग वो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट होल्डर को हम लोग क्या नाम देते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और उस पर बेटर टाइटल होता है। शर्त यह है कि उस बंदे ने प्रॉपर कंसिडरेशन बिफोर मेच्योरिटी और गुड फेथ में खरीदा हो। तो बेशक अगला वाला चोर था, उससे उसकी
राइट्स पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बोलो ओके। होल्डर टू स्यू इन हिज ओन नेम, अपने नाम से केस फाइल करेगा। बीच में 40 लोग थे, कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं तेरे ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। बोलो यहां तक ओके। और बहुत सारी प्रिजम्पशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। प्रिजम्पशंस क्या क्या है बेटा मेरा? प्रिजम्पशन ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, प्रॉपरली अमाउंट लिखा हो, प्रॉपर स्टैम्प होनी चाहिए, एचडीसी को बेटर टाइटल मिलेगा, मनी ओनली होना चाहिए। याद है सबको? ओनली मनी। बेटा एक सिंगल रुपीज भी अगर बाटर हुआ ना तो चलेगा नहीं यहाँ पर। मनी ओनली होना कतई बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। ओ बोलो। तो ये सारी प्रिजम्पशन है, देखो प्रॉपरली कंसिडरेशन, प्रॉपरली डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफर, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ऑल वेल। आगे बढ़ो जी मेरे प्यारो बच्चों। अब अगली बात, अगली बात ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं बेटा। एक नेगोशिएबल होता है, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन में, एक नेगोशिएबल होता है बाय स्टेट्यूट और एक होता है बाय कस्टम और यूसेज। बाय स्टेट्यूट, बेटा स्टेट्यूट वर्ड का मतलब आप में से कोई बताएगा? ज्ञानी यहां पर बैठा हुआ। स्टेट्यूट मतलब जिस पर कानून बना हुआ है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर कानून है या नहीं है? और उस कानून में कितने इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल बोला है? 3। बोलो, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तू इतना तेज मत बोल, मैं डर गया था। ठीक है, तो इन 3 इंस्ट्रूमेंट को अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, है ना? तो ये बाय स्टेट्यूट है, स्टेट्यूट मींस लॉ। और बाय कस्टम भी मल्टीपल तरीकों के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। आप याद करो पिछली क्लास में मैंने चांदनी चौक का एग्जांपल दिया था। चांदनी चौक में भी एक हुंडी चलती है। आप वीडियो जो नहीं आया था वो वीडियो देखेगा, दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। हुंडी चलती है, हुंडी बोलते हैं उसको। तो लोकल कस्टम में कोई पेपर भी चल रहा है, उस पेपर से भी काम हो जाता है। ठीक है, तो ओके। तो बाय कस्टम हो गया। अब मैंने क्लासिफिकेशन करी नेगोशिएबल की। बेटा सबसे पहला नेगोशिएबल आपका बियरर और ऑर्डर हो सकता है। निधि तेरे पास कोई नोट है? 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए निकालना नहीं है या नहीं है? कभी पढ़ा है वो नोट? कभी पढ़ के देख, निकाल अभी जल्दी से, टाइम तो नहीं लगेगा। निकल गया। इसको पढ़, उसमें लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे यू। देखिए 500 का नोट दिखा रही है, दिखाइए जरा। आई प्रॉमिस टू पे यू, नहीं नहीं ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे यू द बियरर। तो निधि ये नोट तेरा है, एक तुझे किसने दिया? है ऑटो वाले ने दिया क्या? उसने नोट पे लिखा था निधि जी मैं आपको ये नोट दे रहा हूँ? अरे लव लेटर लिख रहा है। ठीक है। क्या नोट पे कोई लिखता है कुछ? आप ये नोट किसी को दोगे, क्या लिख के दोगे? पता है क्यों? ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर मतलब जिसपे कुछ नहीं लिखते। तो प्रोमिसरी नोट बियरर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर क्या होता है? सुनो, मैंने बोला जिशान को कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा और आगे लिख दिया और योर ऑर्डर। वैसे नोट में लिखते हैं आई विल पे टू यू और योर ऑर्डर या और हिज ऑर्डर। मतलब अगर जिशान मुझे बोलेगा ना इसको दे दो तो मैं इसको दे दूंगा, वो बोलेगा इसको दे दो मैं इसको दे दूंगा। ऑर्डर मीन्स ये। ठीक है, देखो बियरर में डॉक्यूमेंट पर कोई कटपिट नहीं मारना होता। ट्रांसफर करते वक्त ऑर्डर में कटपिट मारना होगा। पहले मैंने बोला मैं तुझे दूंगा या तेरे ऑर्डर पर। मैंने जिशान को वादा किया, अब जिशान को 10,000 का माल इससे लेना, हर्षित से, ये हर्षित से ले लेगा। और अब जिशान का नाम कट के किसका आ जाएगा? हर्षित का। फिर हर्षित ले लेगा इससे, अपना सार्थक से। सही नाम लिया ना? हाँ, सार्थक से। ऑल वेल, ठीक है बेटा। आ जाओ दूसरा। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? मैंने कहा था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको आगे ही बताऊंगा। पहले मैं आपको रिवीजन, अभी रिवीजन चल रही है ना, रिवीजन कर लेते हैं देन। चलो, फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या? प्रोमिसरी नोट। ऑल वेल है?
सेक्शन नंबर 4, कितनी पार्टी होती है प्रोमिसरी नोट में? मेकर और पेई। प्रोमिसरी नोट के कुछ रेक्विजिट होते हैं। रेक्विजिट मतलब बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना प्रोमिसरी नोट अधूरा है। बेटा पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, एक्सप्रेसली प्रॉमिस टू पे करोगे, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन नहीं चलेगा। हाँ यार मुझे तुझे 10,000 देने हैं, अबे ये तो तू डिक्लेयर कर रहा है, तू मुझसे वादा कर, अंडरटेकिंग दे कि मैं तुझे 10,000 देने का वादा करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000। तो अंडरटेकिंग होनी बहुत अनकंडीशनल होना चाहिए बेटा, या कंडीशन वैसी हो जो बाउंड टू हैपन हो। दो एग्जांपल देता हूं, अक्सर क्लास में पेपर में भी आता है। किसी क्वेश्चन में लिखा हो एक बंदे ने दूसरे को वादा करा कि उसकी शादी के 2 महीने बाद मुझसे 20,000 ले लेना, दिस इज कंडीशनल। लेकिन अगर मैं ये बोलूं उसकी डेथ के 2 महीने बाद मुझसे पैसे लेना, दिस इज कंडीशनल, बट ये बाउंड टू हैपन है, मतलब ये वैलिड है। मरना तो है एक ना एक दिन, बोलो हाँ या ना। मैरिज तो सलमान खान भी हो सकता है, तू है ना, तू तो अनचाहा सलमान खान ना हो जाए, देख लियो एक बार, कहीं चाह तो रहा है लेकिन हो ना, थोड़ा ध्यान रखियो, डिग्री आनी चाहिए। सर आज ही करूंगा। चलो, साइंड बाय मेकर, सम अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, मनी एंड मनी ओनली, मनी ओनली, नथिंग एल्स, प्रॉपरली स्टैंप लगाना, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट के बाद मैंने आपको क्या बताया, फिर दूसरा पॉइंट बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितनी पार्टी होती है? 3, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। इन केस जहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी है वहां पर ड्रॉवर और पेई सेम होता है, ठीक है। इसके रेक्विजिट भी सेम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सेम है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के थे। फिर चेक था, चेक एक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ करूंगा और ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। चेक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ट्रंकेटेड और 3 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। चेक भी राइटिंग में होगा, अनकंडीशनल, साइंड बाय मेकर। क्या चेक पे स्टैंप लगानी होती है, पर्ची? अरे वो तो बैंक ने इशू कराया, उस पे क्या ऑथेंटिसिटी देखोगे। फिर हमने बात करी क्रॉसिंग ऑफ चेक की, एंड क्रॉसिंग भी मैंने काफी बता दिया था। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक हो गया। क्रॉसिंग हम लोगों ने पूरा कर लिया है, स्पेशल अकाउंट पे ही सब हो गया, बस एक डबल क्रॉसिंग रह गया है, ये बता के देन दोबारा ऊपर जाऊंगा जो चीजें छोटी हुई है। डबल क्रॉसिंग, शांति से बैठ, 2 बजे तक क्लास है, अभी सुनना। आप ये मान लो अब क्लास शुरू हो गई, अभी तक मैंने आपको क्या करवाया, रिवीजन। थोड़ा सा आज लंबा रिवीजन हो गया, एक तरीके से दोबारा पढ़ा दिया, ठीक है। तेरे को आ गया समझ में बेटा? आया तेरे को पीछे? अच्छा, हाँ यस, अब आ गया। अच्छा, फेस टू फेस में एक इफेक्ट रहता है, जब आप सामने बैठ के देखो तो बड़ा इफेक्टिव है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग मतलब जैसे ये तो नॉर्मल क्रॉसिंग हो गई, इस पे एक और क्रॉसिंग हो रही है, इसी चेक पर और एक बार क्रॉसिंग हो रही है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? डबल क्रॉसिंग या सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग। ये ले, किसी भी साइड कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब ये डबल क्रॉसिंग होती क्या है, जरा सुन लो। पहली बात, क्रॉसिंग ही क्यों होती है? ताकि वो एक सिक्योरिटी पर्पज से वो चेक जारी हो, भाई चेक रिसीवर के पेई के बैंक अकाउंट में सारा पैसा जाए, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आए कि किसके अकाउंट में पैसा गया। और क्रॉसिंग इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि चेक हो गया, किसी गलत हाथ में पड़ गया तो वो मिसयूज कर ले। डबल क्रॉसिंग क्या होती है? ये जनरली किस केस में होती है? जैसे कि ए ने बी को अपना क्या दिया, अब बी का बैंक है एसबीआई, ए का बैंक क्या है? जनरली क्या होता है, ये एसबीआई चेक जो है वो स्कैन करके किसके पास भेजता है? अब यहां पर क्या हो रहा है, ये एसबीआई ना
चेक स्कैन करके एचडीएफसी के पास नहीं भेज रहा, वो एक दूसरे बैंकर को दे दिया इसने, आईसीआईसीआई। हो सकता है इनका आपस में कुछ लेन देन हो, ठीक है। अब उसने ये किसको दे दिया, अब ये काम सेम क्या कर रहा है, इसने उसको ऑथराइज किया हुआ है, बोलो ओके। तो फिर यहां पर दूसरी डबल क्रॉसिंग यहां पर होगी। अल्टीमेटली क्या मैं आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि क्या डबल क्रॉसिंग नॉर्मल बंदे ही करते हैं? नहीं, वो बैंक करते हैं आपस में। यही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। आया समझ में? इसको मैं समझा रहा हूं, पढ़ रहा हूं एंड देन दोबारा बताऊंगा, देखना। वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली, वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, स्पेशली द बैंकर टू whom इट इज क्रॉस में अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर। क्या बताया मैंने? एक अनदर बैंकर पे, मतलब पहले एसबीआई पे चेक डाला, एसबीआई ने किसको दे दिया? दूसरे बैंकर को। हिज एजेंट फॉर कलेक्शन इज कॉल्ड डबल क्रॉसिंग। मान लो एसबीआई ने अपना कोई एजेंट कलेक्शन के लिए अलग से बिठाया हुआ है, तो डबल क्रॉसिंग कर दी। देर इज अ चेक इज क्रॉस स्पेशली द बैंकर टू whom इट इज क्रॉस में अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर इज एजेंट फॉर। तो दिस इज ओनली केस वेयर अ सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग इज अलाउड बाय द एक्ट। तो जनरली डबल क्रॉसिंग अलाउड है ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक केस में जहां बैंकर पे चेक गया और वो चेक फर्दर किसी और बैंकर को दे रहा है ताकि वो आगे से कलेक्शन कर सके, उस केस में आप डबल क्रॉसिंग कर सकते हो, उसके अलावा और किसी केस में नहीं कर सकते। बोलो ओके। और ये क्रॉसिंग होती ही बैंकर के द्वारा है और किसी के द्वारा क्रॉसिंग होती भी नहीं है, ठीक है। तो एंड दैट कैन बी डन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन एंड दैट टू बाय द बैंकर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डबल क्रॉसिंग। या एग्जाम में दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग। बेटा ये लाइन याद रहनी चाहिए, प्राइवेट पार्टीज आर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज, जनरल पब्लिक को ये डबल क्रॉसिंग अलाउड, ये सिर्फ और सिर्फ बिटवीन किसके होती है? अदर आर नॉट अलाउड। एक ही बात को बार बार कह रहे। बोलो समझ में आ गया? ऑल वेल? यस। अरे सर इसलिए चेक के पीछे उसकी सिर्फ नाम नहीं लिखते, अकाउंट नंबर वगैरह भी लिखा जाता है। देखना कभी चेक के पीछे, अब देखो दीपक पाठक लिखा है, ऐसे तो 36,000 दीपक पाठक होंगे, और मान ले मेरा नाम दीपक होता तो 4.1 मिलियन तो शेख सराय में दिखा दूंगा। बाहर चौक पे खड़ा था दीपक, सारे आ जाएंगे, है ना जी। तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी नाम पे होता है तो चेक के पीछे कभी देखना वहां बंदे का स्पेसिफिक अकाउंट नंबर होता है, वो तो मैच नहीं कर सकता ना, वही लिखेगा, नहीं तो जो इशू करता है वही लिखता है जनरली। लेकिन नहीं लिखा तो सामने वाले को बोलते हैं भाई तू पहले इस पे अपना अकाउंट नंबर लिख देना, और वो इमीडिएटली लिख भी लेता है। तो खो गया तो लोगों की कमी नहीं है भाई, है ना जी। चलो, तो डबल क्रॉसिंग ओके, कोई दिक्कत। अब अगला पॉइंट है हु कैन क्रॉस अ चेक। तो जनरली द मेकर ऑफ द चेक मेक्स द, अब ये नॉर्मल चेक की क्रॉसिंग की बात कर रहा है, मतलब कोई भी, जैसे ऊपर जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग या अकाउंट पे क्रॉसिंग, जो भी क्रॉसिंग हो रही है वो कौन कर सकता है? जो चेक दे रहा है वही करेगा ना क्रॉसिंग। मान ले कि वो भूल गया क्रॉसिंग करना, तो जो रिसीवर ऑफ द है वो बंदा क्रॉसिंग कर देता है, उसको भी अकाउंट में ही चाहिए पैसे। तो इफ ही डज नॉट क्रॉस द होल्डर ऑफ द चेक कैन क्रॉस, या दोनों ही भूल गए तो बैंकर क्रॉस कर देता है। बैंक के पास गए ना तो बैंक पेन उठाएगा, ऊपर क्रॉस डाल दे। अब देखना चेक हमेशा क्रॉस ही होंगे, आपको देखना। तो अकॉर्डिंग टू 125 वेयर अ चेक इज अनक्रॉस द होल्डर में क्रॉस इट जनरली और स्पेशली, वेयर द क्रॉस इज check is crossed generally the holder may cross it specially, and where a check is crossed generally or specially the holder may add the word not, ये भी पढ़ा दिया, not negotiable, and where a check is crossed specially the banker to whom it is crossed may again cross for collection to another banker। तो वो कौन सी क्रॉसिंग हो जाएगी? डबल क्रॉसिंग। बोलो ओके। चालू है यार, 18 पे चल रहा भाई, हवा नहीं आ रही ना यार। जब मैं पढ़ता या पढ़ाता हूँ ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता हवा आ रही है नहीं आ रही।
मेरे को मेरी पढ़ाई याद रहती है। ठीक है, चलिए अब देखें क्या पता चल रहा है। ऑल वेल। अगला बताएं, ये डिसऑनर सबसे लास्ट में। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, जितना सब छूटा हुआ है वो सब करवाने वाला हूं। यस प्लीज बच्चों, पहले यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर दें शुरू। तो किसी बच्चे को अभी तक कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, देन हम आगे चलेंगे। पूछना है कुछ, करें आगे। तो सबसे पहला बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर लिखा हुआ है क्या, बियरर। बियरर का मतलब होता है वहां पर लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होती है। ब्लैंक मतलब मैं बस ट्रांसफर करा डॉक्यूमेंट, अगला बंदा भी ट्रांसफर कर रहा है, उसका अगला भी ट्रांसफर कर रहा है, कुछ नहीं पता कितनी बार ट्रांसफर होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट को बियरर कहते हैं। आप सभी जानते हो, जैसे आपका ये जो नोट है ये बियरर ही है, कितने हाथों में जाएगा हमें पता ही नहीं है। बोलो जी, ठीक है। तो बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कहता है ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेबल टू बियरर, जब उस पर एक्सप्रेसली लिखा हो। और लास्ट एंडोर्समेंट क्या होगी, ब्लैंक। ये इस पर क्वेश्चन आता है। द इंस्ट्रूमेंट वेयर लास्ट एंडोर्समेंट इज ए ब्लैंक एंडोर्समेंट इज कॉल्ड, बोलो, बियरर इंस्ट्रूमेंट। बोलो ओके। ऑर्डर क्या है, जिसपे लिखा हो पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हो, या हो सकता है उस पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी भी हो। मना नहीं कर रखा, रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है, प्रोहिबिट नहीं करा हुआ। रेस्ट्रिक्ट मतलब अगर तू किसी और को देगा तो नाम काट के फिर दियो। बताओ इसको क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। याद है आपको, मैंने दो बात बताई थी, एक होती है डिलीवरी, एक होती है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ मेरे बच्चे। अगर डिलीवरी होगी ना तो वो सिर्फ बियरर इंस्ट्रूमेंट की होगी, और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की होगी। बोलो ओके। इंडोर्समेंट मतलब मैं तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहा हूं जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, अपना नाम काटकर अब आपका लिख देंगे। फिर आप किसी और को दोगे तो अपना काटकर किसी और को, वो तभी होता है जब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। और बियरर इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं करना, मल्टीपल टाइम ट्रांसफर, जैसे आप सभी के पास करेंसी है। अब अगला है मेरा इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। पेपर में यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। बताओ इनलैंड और फॉरेन में क्या डिफरेंस है। इनलैंड मतलब हमारे भारत में जो इंस्ट्रूमेंट बना है, फॉरेन मतलब जो भारत में नहीं बना। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप इनलैंड बोलोगे, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ए बिल, ए बिल, प्रोमिसरी नोट और चेक, इफ बोथ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया। दोनों ड्रॉ भी है और पेबल इन इंडिया है। ये एक सिचुएशन हो गई, ड्रॉन और पेबल इन इंडिया। एक एक और सिचुएशन है, क्रॉस लगा रहा हूं यहां पर। अगली सिचुएशन को भी मैं इनलैंड ही मानूंगा। ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड सेड टू बी एन, बेशक ड्रॉन इंडिया के बाहर हो, लेकिन जिस बंदे पे किया है वो बंदा कौन है, भारत का रेजिडेंट हो। आगे समझ। जैसे शाहरुख खान पे किया, शाहरुख खान पे लंदन में कोई बिल दे दिया, बंदा कौन है, शाहरुख खान रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, इनलैंड बिल। आगे क्या मतलब, जिसके ऊपर बिल बनाया है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। ए बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल इज डीम्ड टू बी ए foreign bill, must be protested for dishonor if such protest is required by the law of the place where it was drawn. This is not case with inland bill where protest for non-payment is optional as per section 104 of the act. क्या लिखा हुआ है, कोई बताओगे। अगर जिस कंट्री का फॉरेन बिल है, फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर। प्रोटेस्ट क्या होता है, करा नहीं है प्रोटेस्ट कभी। प्रोटेस्ट मतलब वो लोग नहीं जाते अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए।
उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। फॉरेन बिल में अगर उसकी कंट्री अलाउड करती है तो आप वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हो डिसऑनर का। जैसे मेरा बिल डिसऑनर हो गया, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, कोई रीजन होगा तभी तो। लेकिन भारत में क्या है, दिस इज नॉट केस विद इनलैंड बिल वेयर प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट इज, हमारे भारत में ये ऑप्शनल है। ऑल वेल, ये सेक्शन 104 है, इतना ही पढ़ना है आपको, इसके आगे पूरा नहीं पढ़ना। 104 अगला है मेरा डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। बेटा इनलैंड समझ में आया, एक बिल प्रोमिसरी नोट अगर वो ड्रॉन और पेबल इन इंडिया है या ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, उसको मैं क्या बोलूंगा, इनलैंड बिल। अगला है डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। चलो जी अगला बताओ, डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल सो पेबल, expressed to be so payable, or when no time is specified on it, a check is always payable on demand। मतलब सिंपल, जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो तब आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑन डिमांड। जैसे मैं चेक इशू कर रहा हूं, मेरे बैंक में 1 साल से पैसे पड़े, मैं कभी मांगने नहीं गया, आज मुझे हर्षित को पैसे देने, मैंने चेक इशू कर दिया ना, इसका मतलब बैंक का मेरे पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर, दिस इज ऑन डिमांड। बोलो ओके, अरे बताओ। A note or bill if payable after a specified period or happening of a specified event which is certain, it is a time instrument. If a promissory note or bills of exchange bear the expression at side or on presentation, देखो दो तरीकों के बिल होते हैं, यहां सुनना, एक को मैं बोलता हूं एट साइड या एक को मैं बोलता हूं आफ्टर साइड, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। एट साइड या इसको मैं दूसरा नाम दे रहा हूं ऑन प्रेजेंटमेंट। तो अगर ऐसा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसमें लिखा हुआ है एट साइड, इसका मतलब सामने वाले को जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी वो पहुंचेगा, याद रखना बिफोर मैच्योरिटी या ऑन मैच्योरिटी, जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी वो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट देगा और उसको क्या मिल जाएगा, ऑन प्रेजेंटमेंट। मतलब जब तेरे को पैसा चाहिए तब मेरे पास आ जा और ये डॉक्यूमेंट मुझे दे और पैसा ले जा। ऑल वेल, एट साइड मीन्स इमीडिएटली आओ और पैसा ले जाओ। आफ्टर साइट, अब किसी डॉक्यूमेंट पे लिखा है मान लो 10 days आफ्टर साइट, क्या लिखा है, अब इसका मतलब क्या होता है, जिस दिन तुमने मुझे प्रेजेंट किया उसके 10 दिन बाद पैसा मिलेगा। जैसे तुम्हें 10 तारीख को पैसों की जरूरत है तो 1 तारीख को आ जाना, 1 तारीख को प्रेजेंट करो और पेमेंट कब ले जाओ। आ गया समझ में, इसको हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, टाइम इंस्ट्रूमेंट। बोलो आ गया, इसको मैंने नाम दिया टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइट वर्ड होता है और डिमांड प्रोमिसरी नोट में होता है। जनरली जो लोग इशू करते हैं, देखो लिखा भी हुआ है यहां पर, द वर्ड ऑन डिमांड आर यूजुअली फाउंड इन प्रोमिसरी नोट वेयर एज द वर्ड एट साइट आर फाउंड इन बिल्स ऑफ। बोलो एट साइट समझ में आ गया ना सबको, एट साइट मतलब जब तुम्हें पैसा चाहिए हो आ जाना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। अगला है जेन्युइन बिल, एकोमोडेशन बिल एंड फिक्टिशियस बिल, 3 तरीकों के बिल का नाम। अच्छा एक बात बताओ, एक बिल जिसमें सारी प्रक्रिया सेक्शन नंबर 5 की पूरी हो रखी है उसको क्या आप जेन्युइन बिल नहीं बोल सकते, प्रॉपरली डेटेड है, एक्सेप्टेड है, प्रॉपर इंडोर्स किया गया, सब कुछ ठीक है। तो ये कह रहा है व्हेन अ बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और इंडोर्स फॉर कंसिडरेशन इट इज ए जेन्युइन बिल। ठीक है, पहला ओके। दूसरा कहता है व्हेन इट इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और इंडोर्स विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के अगर आपने इंडोर्स कर दिया तो उसको आप क्या बोलोगे, एकोमोडेशन बिल। पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ए बिल विच इज इंडोर्स ड्रॉन और एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन, तो कौन सा, एकोमोडेशन बिल।
ए बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और इंडोर्स विद कंसिडरेशन या फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड जेन्युइन। एंड व्हेन ड्रॉवर और पे और बोथ आर फिक्टिशियस देन द बिल इज कॉल्ड फिक्टिशियस बिल। बेटा फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? जहां पर या तो ड्रॉवर या पेई बंदा ना वो फिक्टिशियस है, मतलब उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे कि सल्लू ने सल्लू ने एस आर के को बोला, एस आर के को, शाहरुख खान को ऑर्डर दिया कि तू सलमान को पैसे दे दियो। आया कुछ समझ? या एक बात होता, फिक्टिशियस बिल ऐसा होता है कि मैं हर्षित के पास एक बिल ले गया, मैंने कहा ये बिल जो है वो प्रियंका ने इशू किया। हर्षित ने तो प्रियंका का नाम सुनते ही मुझे पैसे दिए या सामान दिया, लेकिन वो प्रियंका जो है वो उस नाम की कोई आइडेंटिटी थी नहीं। वो कौन सा बिल है? फिक्टिशियस बिल। आ गया समझ? तो व्हेन ड्रॉवर और पे और बोथ आर फिक्टिशियस द बिल इज कॉल्ड फिक्टिशियस बिल। तो if both drawer and pay of the bill are fictitious, then the acceptor is liable to a holder in due course. तो अब मान ले इसने वो बिल आगे दे दिया, तो बताओ अब कहां जाएगा? अब वो बंदे किसको पकड़ेंगे? एक्सेप्टर को। तूने क्यों एक्सेप्ट किया भाई? तेरे को जांच नहीं करनी चाहिए थी। समझ गए? If the HDC can show that the signature of supposed drawer and that of first pay are in the same handwriting. फिक्टिशियस मीन्स, फिक्टिशियस हमेशा मतलब होता है जहां पर गलत साइन किए जाते। मैंने किसी के, मान ले कि प्रियंका थी कोई, मेरे को प्रियंका का साइन आता था, मैंने उसको एज इट इज साइन किया, हर्षद मेहता टाइप वाला साइन किया और आगे भेज दिया। बोलो ओके, उसको हम बोलेंगे फिक्टिशियस बिल। तो तीन बिल मैंने आपको बताया। जेन्युइन मतलब विद कंसिडरेशन, एकोमोडेशन मतलब, और फिक्टिशियस आ गया। अगला है मेरा क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। क्लीन कहता है व्हेन नो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू गुड्स आर एनेक्स टू द बिल, इट इज क्लीन बिल। जैसे कि मैंने तुझे सामान दिया, उसी सामान की कॉपी, जो जो सामान दिया उसका एविडेंस अगर मैं बिल के साथ अटैच करूंगा तो उसको बोलूंगा डॉक्यूमेंट्री बिल। कौन सा बिल? लेकिन कोई एविडेंस अटैच नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलूंगा? मैंने सामान का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अटैच कर दिया तो उसको क्या बोलूंगा? आ गया समझ? बोलो। अगले दो बड़े अच्छे पॉइंट है। अगला बिल है मेरा इंस्ट्रूमेंट, एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिग्युअस मतलब, एम्बिग्युअस वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्बिग्युअस वर्ड मतलब होता है अनक्लियर। अभी मैंने आपको सल्लू और सलमान वाला एग्जांपल दिया। सल्लू ने शाहरुख खान को बोला कि तू सलमान को पेमेंट कर दियो। अब शाहरुख टेंशन में है कि मैं इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मानूं या प्रोमिसरी नोट मानूं। इसी टेंशन को एम्बिगिटी बोलते हैं। एम्बिगिटी मतलब अनक्लियरनेस। अब ये एसआरके के ऊपर है, वो उसको बिल माने या प्रोमिसरी नोट। जो चीज मान ली वही मानेगा जीवन भर। आज मैंने इसको प्रोमिसरी नोट ट्रीट कर दिया तो अब प्रोमिसरी नोट ट्रीट करूंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर दिया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करूंगा। आगे समझ? एग्जाम्पल दे देता हूं। तुम्हारे चेहरे कह रहे हैं सर इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दो। देखो मैं क्या कह रहा हूं। सल्लू ने एस आर के को बोला कि पेमेंट करनी है किसके? अब यहाँ एस आर के टेंशन में कि मैं इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मानूं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी है, या मैं इसको प्रोमिसरी नोट मानूं। तो यही क्या मानना है, इसी को मैं क्या बोलूंगा? एम्बिगिटी। और ये इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या नाम दूंगा? एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट। ऑल वेल, अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ। When an instrument due to faulty drafting may be interpreted either bill or note। अब इसको या तो तुम बिल मान लो या तो क्या मान लो? नोट। इट इज एन एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट
इट इज फॉर होल्डर और डिसाइड। अब ये होल्डर टू डिसाइड है वो इसको क्या ट्रीट करे। मैंने बोला ना एसआरके पे अब ये ऑप्शन है एसआरके इसको क्या ट्रीट करे। प्रोमिसरी नोट माने बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने। ऑल वेल। एम्बिगिटी में ऑल्सो अराइज, एक एम्बिगिटी यहां भी आ सकती है कि अमाउंट वर्ड में कुछ और है फिगर में कुछ और है। बोलो यस और नो। तो फिगर और वर्ड में ज्यादा डाउट ज्यादा गड़बड़ कहां कर सकता है कोई आदमी, फिगर या वर्ड। फिगर में कटपिट ज्यादा इजी है, वर्ड्स में कटपिट ज्यादा इजी, इसीलिए उसको आप वर्ड वाला ट्रीट करो। बोलो ओके। अरे बोलो यार। जैसे कि 1 लाख है, इसको 10 लाख बनाना आसान है, लेकिन इस 1 लाख को 10 लाख बनाना मुश्किल है। इसको काटना पड़ेगा फिर 10 लाख लिखना पड़ेगा। यहाँ एक जीरो बस है, पता लगा किसी को मेरा 1 लाख लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पता लग रहा है। हाँ इसीलिए पीछे ऐसे करते हैं, पैसे लिखो और ऐसे कर दो। अच्छा ऐसे कर दिया ये ले। इसलिए चिपका के करा करो। ऑल वेल। चलो ठीक है। अब अगला सुन लो। अगला है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। किसको हेट? इनकोहेट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? अभी तक के सारे ओके, एम्बिगुअस ओके, इनलैंड ओके, फॉरेन ओके, जेन्युइन बिल, फिक्टिशियस बिल, एकोमोडेशन बिल, सब कुछ ओके ठीक है। हेलो हेलो, घर से ले लो ना। 1 मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ, होल्ड करो बेटा, 1 मिनट है। भैया 537893। यार आज तो बहुत दिन बाद आया है। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इनको हेट की बात करते हैं। अब इनको हेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ना मेरे को यहां बताना अच्छे से, सब समझना क्या होता है इनको हेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब। ए ने बी को मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट दिया, मान लो ए ने बी से सामान लिया 20,000 का और उसने इंस्ट्रूमेंट दे दिया। उस इंस्ट्रूमेंट पर अमाउंट नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? अमाउंट नहीं लिखा। और इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट पे क्या होता है? स्टैंप होता है ना बेटा। वो स्टैंप ना वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली होता है। 1 लाख तक का स्टैंप, 2 लाख तक का स्टैंप, 5 लाख तक का स्टैंप। मान लो वो स्टैंप का वैल्यू कितने तक का था? 1 लाख तक का था। देने कितने थे मुझे? बी भाई ने क्या करा, उसमें कितना अमाउंट कर दिया? आया कुछ समझ? मैंने तो लिखा ही नहीं था कुछ, मैंने कहा अपने आप भर लेना। इनकोहेट वर्ड मतलब होता है इनकम्प्लीट। तो जब मैंने ये इंस्ट्रूमेंट उसको दिया तो उसमें अगर अमाउंट नहीं लिखा तो पक्का वो क्या है? क्यों नहीं लिखा भाई तूने? तेरे पेन खराब हो गया था 2 रुपए का, भर लेता। समझ गए? अमीर लोग करते ना, ले चेक खुद भर लेना। मेरी बेटी से प्यार ना करने का कितना पैसा लेगा, ले भर ले अमाउंट। सामने वाला भरता है, पैसे लेता है, उसी को बेटी को ले जाता है। चल भाई पैसा बहुत है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
ये केस हुआ है एक बार ना, एक फादर ने 20 लाख रुपए दे दिए, मतलब बेटी का किसी का अफेयर था, वो कह रही मैं शादी करूंगी उसके साथ। फादर ने उसको बुलाया, बोला भाई तू दूर रह ले, क्या चाहिए, 20 लाख दे दिए। उसने 20 लाख ले लिए, फिर उसने उसी की बेटी से शादी कर ली। कमीनेपन की भी एक लिमिट होती है यार। चलो, और वो सेटल हो गया 20 लाख में। चलो ठीक, रेंट पे एक फ्लैट लिया, सामान वामान रख लिया, सब कुछ होके बिजनेस शुरू कर दिया। ये तो जाओ, जो करना है कर लो, ठीक है। आ जाओ, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सुनना। एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट इज नोन एज, when a person sign and deliver to another a blank or incomplete stamped paper, he authorize the other person to make or complete it upon a negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by the, मैंने क्या बोला, अमाउंट स्टैम्प का एक अमाउंट होता है, तो सामने वाला उससे ज्यादा अमाउंट नहीं डाल रहा, क्योंकि उससे ज्यादा अमाउंट डालेगा तो वो तो इंस्ट्रूमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा। तो द इफेक्ट ऑफ सच साइनिंग इज दैट द पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल। क्यों दिया तूने ब्लैंक वाला, भर के दे देता, तेरे को समस्या थी। तो अगर तूने ब्लैंक दिया है देन यू विल बी लाइबल। बोलो ओके है। अगला इंस्ट्रूमेंट है मेरे प्यारे बच्चे, नाम है एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। नाम कितने घटिया घटिया है ना। देखो एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, देखो ये एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट पता है क्या होता है, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए इशू किया जाता है। एक बार पढ़ता हूं, when an instrument is drawn conditionally या for special purpose as collateral security and not for the purpose of transferring property therein, it is called escrow instrument. The liability to pay in case of escrow instrument does not arise if the condition agreed upon are not fulfilled or the purpose for which the instrument was delivered is not achieved. मैंने तेरे से पैसे लिए, कोई गारंटी देनी है, मैंने गारंटी के रूप में क्या दे दिया, कोई बिल दे दिया, ऑल वेल। तो वो बिल मैंने क्यों दिया, अगर मैं आज तुझसे जो पैसे ले रहा हूं वो मैं तेरे को नहीं चुका पाया तो तू इस बिल का यूज कर सकता है। तो उस बिल का यूज क्या है, कब होगा, जब मैंने पेमेंट नहीं दी। इसको बोलते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में मैंने क्यों ट्रांसफर किया, क्यों दिया है तुझे, कि एक कोई कंडीशन अटैच्ड है, वो कंडीशन फुलफिल होगी, मैंने कर दी तो बिल का कोई यूज नहीं है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो बिल का यूज हो जाएगा। आगे समझ, एज लाइक कोलेट्रल, इसीलिए लिखा भी इन्होंने कोलेट्रल सिक्योरिटी। बोलो ओके। चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब सुनो जी कुछ पॉइंट्स। कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी बन सकता है, तो माइनर पार्टी नहीं बन सकता। लेकिन नहीं बन सकता तो इतनी आसानी से इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, तो सब सुनना बेटे, प्लीज इधर आ जाओ। ए पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम ए पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट if a party who makes, draws or endorse and negotiate a negotiable instrument is incompetent, the agreement is void। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड रहेगा अगेंस्ट द अदर पार्टी। माइनर की लाइबिलिटी नहीं होती ना, तो बाकी के जो बचे हुए बंदे हैं उनकी लाइबिलिटी होगी, माइनर की तो वैसे भी कभी नहीं होती। तो देखो पढ़ता हूं माइनर के अंदर, क्या माइनर कॉम्पिटेंट होता है, नहीं होता। तो लिखा है ए माइनर पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर ही कैन नॉट बाइंड हिमसेल्फ बाय बिकमिंग ए पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट mere presence of minor as one of the party in a negotiable instrument does not make it invalid। a minor can draw, endorse, deliver a negotiable instrument, लेकिन वो खुद बाइंड नहीं होगा। याद रखना क्वेश्चन आएगा, क्या माइनर ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है और डिलीवर कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन वो कभी भी बाइंड नहीं होगा। बाइंडिंग किस पार्टी पे आएगी, दूसरी पार्टी। जैसे एग्जांपल है ए बी और सी
तीन बंदे हैं, ए माइनर एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता है पी के नाम पर, हेल्ड सी इज इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी डिड नॉट एब्सॉल्व ए एंड बी। सी एक माइनर है, ए और बी की लाइबिलिटी बन जाएगी। आ गया समझ में? तीन पार्टी ए बी और सी, सी माइनर है, सी ने प्रोमिसरी नोट डाल दिया, तो लाइव किसके फेवर में डाल दिया? पी, पी के फेवर में। तीन बंदों ने डाला ए बी और सी। अब पी जब पेमेंट लेने आया तो तीनों से लेगा, तीनों मेजर होते तो तीनों से लेता, लेकिन सी माइनर है, किससे लेगा? बोलो ओके। क्या कोई कॉरपोरेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकती है? नहीं आया बेटा, सुन। तीन लोग ए बी और सी ने मिलकर किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट जारी कर दिया कि भाई हमसे पैसे ले लेना 2 महीने बाद। उसमें से सी माइनर था इंस्ट्रूमेंट जारी करते वक्त। तो जिसको वादा किया है वो जब पैसे रिटर्न मांगने अपने आएगा तो वो कितने लोगों से पैसे ले सकता है? ए और बी से। तो यही तो बताया मैंने। सी वॉज माइनर एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट, माइनर विल नॉट बी लाइबल। क्या कोई एक कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा बन सकती है? क्या जी? नेसेसिटीज में होता है यार। कहा है नेसेसिटीज? अच्छा सुनो, क्या एक कॉरपोरेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकती है? हाँ। कॉरपोरेशन कौन होती है? कंपनी। लेकिन याद रखना, कंपनी कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड जाके नहीं बना सकती। ये सब जानते हो ना बेटा? कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है एमओए और एक होता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो लिखा होगा आप उसी के अकॉर्डिंगली बना सकते हो। ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड नहीं जा सकते। एमओए में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा तो आप नहीं कर सकते, लिखा है तो आप कर सकते हो। बोलो ओके। क्या कोई एजेंट कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? हाँ, लेकिन वो ऑथराइज्ड एजेंट हो। कौन हो? ड्यूली ऑथराइज्ड टू बी बिकम ए पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑल वेल। जैसे कि एक मैनेजर एबीसी लिमिटेड का एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड साइन एज ए एज मैनेजर। तो एज मैनेजर है मतलब वो एज इट वाज हेल्ड दैट ए वाज पर्सनली लायबल, लेकिन ए मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड साइन एज फॉर एबीसी लिमिटेड। देखो इस वाले में वो कंपनी के नाम से एक्सेप्ट करा और वहां उसने पर्सनल नाम से एक्सेप्ट किया। पर्सनल नाम में मैं पर्सनली लायबल होऊंगा, कंपनी के नाम पे लेता हूं तो कंपनी के नाम पे, मतलब कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया हुआ है तो कंपनी विल बी लायबल। प्रिंसिपल विल बी लायबल इन द केस ऑफ एजेंसी। प्रिंसिपल विल बी लायबल, लेकिन वो एजेंट ऑथराइज्ड होना बहुत जरूरी है। बोलो ओके। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा? एक बंदा मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साइड करो ना इसको। क्या है इसमें? लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या लायबल होता है? ये तो आप सभी जानते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितना शेयर, जितना एसेट्स मिला है वो उतनी ही प्रॉपर्टी तक लायबल होता है। ठीक है, तो यहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल, लेकिन कितने अमाउंट तक? जितने का उसको क्या मिला है? एसेट्स मिला है। बोलो ओके। ऑल वेल। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट तो जल्दी से बताओ, नहीं तो एक टॉपिक और मैं आप लोगों को बताऊंगा। टॉपिक का नाम है डिसओनर ऑफ द चेक। ए बी और सी है, उन तीनों ने मिलकर जॉइंटली प्रॉमिस किया कि मिस्टर जेड हम आपको 40,000 रुपए दे देंगे, आप आज हमें सामान दे दो। ए बी और सी में सी माइनर था। हो सकता है ये बात सामान देने वाले को पता ना हो, क्योंकि वो बेवकूफ तो है नहीं कि वो उसको दे देगा माइनर को। अब भविष्य में वो डॉक्यूमेंट तो 1,000 लोगों के पास ट्रांसफर हो गया होगा, जो भी पैसा लेने आएगा वो उस माइनर को छोड़कर बाकी दोनों से ले सकता। लेकिन अगर दोनों माइनर थे तो किसी से नहीं ले सकते, तीनों माइनर थे किसी से नहीं ले सकते। बोलो ओके। किसी से नहीं, आप बेवकूफ हो।
यहाँ कोई पार्टनरशिप फर्म है? अरे किसने बोला इससे फर्म ने साइन किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नॉर्मल यूजुअली लोगों की बात हो रही है। और फर्म ने भी किया है तो प्रॉफिट मोटिव के लिए भी कोई मायने रहता है, तो वो पर्सनली लाइबल वो तब भी नहीं होता। ठीक है। अब बेटा मेरा एक टॉपिक है डिसओनर ऑफ चेक। वैसे अगर देखा जाए तो ये टॉपिक ओरली 5 मिनट का भी नहीं है आपके सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे पूरा 1.5 पेज का, तो ये 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे इसमें। क्यों छोड़ दो? आ जाओ। डिसओनर ऑफ चेक। कोई भी नेगेटिव बात मत किया करो, बेकार लगती है मुझे। छोड़ दो क्या होता है? छोड़ दो। पढ़ो, पढ़ने आए हो तो पढ़ो। सेक्शन है 138 और ये सेक्शन है चेक के डिसओनर का। कोई चेक डिसओनर अगर हो गया तो क्या होगा? डिसओनर मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। मैंने आपको चेक दिया, मैंने हर्षित को चेक दिया है, मुझे हर्षित को एक लाइबिलिटी देनी होगी तभी चेक जारी करा है मैंने, मान लो 50,000 रुपीज। हर्षित ने वो चेक अपने बैंक में डाला। अब जैसे ही मैंने हर्षित को चेक दिया, हर्षित के मन में चार अपनी अपनी अलग अलग चीजें आ गई होगी, भाई इससे 10,000 उसको चुका दूंगा, 10 उसको चुका दूंगा, 20 का सामान ले आऊंगा, 10,000 रुपए घर का रेंट दे दूंगा, वगैरह वगैरह। आता है ना ऐसे? कोई चेक मेरे को देगा तो मेरे दिमाग में भी आएगा। हर्षित ने चेक बैंक में डाला और वो चेक क्या हो गया? वो चेक डिसओनर हो गया। क्लियर नहीं हुआ? अब डिसओनर होने के रीजंस होंगे कुछ। एक बहुत खतरनाक रीजन था इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। देखो ऐसा हो सकता है सिग्नेचर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैंक को लगा, हो सकता है चेक थोड़ा कटा पिटा आया था, लेकिन सबसे खतरनाक रीजन होता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चेक भेजा किसको? एचडीएफसी को। मेरा बैंक एचडीएफसी है। एचडीएफसी ने मेरा वो चेक की डिटेल डाली, देखा तो दीपक पाठक के बैंक अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। तो उसने वो चेक जो है वो डिसोनर करके, एक वो डिसोनर का मेमो आता है, वो भेजा किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर्षित को बताया तो भाई आपके द्वारा जमा किया गया चेक वो क्या हो गया? डिसोनर। अब देखो कितना गड़बड़ है। उसके मन में 40 तो संभावनाएं चल रही थी। 20,000 का सामान ले आऊंगा बिजनेस में, 10,000 का रेंट दे दूंगा, 10,000 उसके सामान का दे दूंगा, 10 का वो वाइफ ने कुछ बोला हुआ उसको दे दूंगा। अभी अटक गया नहीं अटक गया? इसने आगे फर्दर कमिटमेंट की हुई है, आगे के लिए इसको नुकसान हो गया। तो क्या ये बंदा अब मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? तुरंत ही ले ले, बिना कोई जाने समझे। तो सब सुनना, जिस दिन बैंक से डिसओनर का नोटिस इसको मिला है, वो बंदा, ये बंदा उसके 30 दिनों में मुझे क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा। और मैं इंफॉर्मेशन मिलने के 15 दिन में इसकी पेमेंट कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर केस करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, देन यू कैन टेक लीगल एक्शन। लेकिन कंडीशन है, इसको जब मैंने चेक दिया था इसने वो चेक समय पर बैंक में डिपॉजिट किया होना चाहिए, ये भी जरूरी है। पता है आपको चेक की समय सीमा क्या है? 2012 के बाद से 3 महीने है, पहले 6 महीने थी। जो चेक पर लिखा हुआ टाइम है उसके 3 महीने के अंदर आपको चेक डिपॉजिट करना होता है। पहले ये 6 महीने था 2012 तक, एंड 2012 के बाद ये 3 महीने का। तो तूने सही समय पर अपना चेक डिपॉजिट किया जाना चाहिए। बोलो ओके? यही है। अब इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है? हाँ होगा। अब बताऊंगा ना, सुनो अभी, सब सुनो। प्लीज आ जाओ, 1.5 पेज का टॉपिक है, 15 मिनट लगेंगे, आराम से पढ़ लो।
ए चेक इज सेड टू बी ऑनर्ड इफ द बैंक गिव द अमाउंट टू द पे। ऑनर्ड है, लेकिन डिसऑनर क्या? व्हेन बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू द पे द चेक इज सेड टू बी। In other words, dishonor of check is a condition in which the bank refused to pay the amount of the check to the payee। हर्षित पेई था, हर्षित को चेक के अमाउंट मिलना था 50,000, बैंक ने मना कर दिया, तेरे को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन होगा। तो वो रीजन, वेन एवर द चेक इज डिसऑनर द ड्रॉई बैंक इंस्टेंटली इशू अ चेक रिटर्न मेमो टू द पेई बैंकर। मैंने बताया ना, मेरा एचडीएफसी है ना जिसने चेक इशू किया था, एचडीएफसी का बैंकर एसबीआई हर्षित के बैंकर को एक चेक रिटर्न मेमो देगा जिसमें पूरा रीजन लिखा होगा, एंड देन पेई बैंकर यानी कि एसबीआई वो मेमो और डिसऑनर चेक किसको दे देगा? पेई को। बोलो यहां तक ओके? तो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 138 में ऑफेंस करने के। पहला इंग्रेडिएंट, ड्रॉइंग ऑफ द चेक, मतलब मैंने चेक ड्रॉ किया हो, वो चेक अगर मैंने ही दिया है और चेक डिसऑनर हो गया तो फिर मैं लाइबल। दूसरी बात, तूने उसको प्रेजेंट कराओ बैंक में, मान ले 3 साल बाद बैंक ले गया तो वो तो डिसऑनर होना ही है, क्योंकि चेक का टाइम पीरियड ही 3 महीने होता है। फिर है रिटर्निंग द चेक अनपेड बाय द ड्रॉई बैंक। अब मान लो तूने चेक डाला, बैक चेक हो गया तो वो डिसऑनर थोड़ी है। ड्रॉई बैंक वो क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा, किसको करेगा? पेई बैंकर को। फिर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर ऑफ द चेक डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट। देन केस इमीडिएटली नहीं करना, अब तू 30 दिनों के अंदर क्या करेगा? ड्रॉवर से पैसे मांगेगा, भाई देख तेरा चेक डिसऑनर हो गया, और ड्रॉवर उसके अगले 15 दिनों में, जिस दिन नोटिस मिला है उसके अगले 15 दिनों में ड्रॉवर ने पेमेंट नहीं करी, अब जा तू कोर्ट पहुंच, जा कर केस, तेरे पे अधिकार है 138 के अंदर। बोलो ओके? ये एंड है जी, लास्ट के 2 पॉइंट। थर्ड है रिटर्निंग द चेक अनपेड बाय ड्रॉई बैंकर। देखो मैं ड्रॉवर था, ये ड्रॉई बैंकर है और ये पेई है। पेई हर्षित है, हर्षित ने अपने एसबीआई में चेक डाला होगा, एसबीआई का चेक किस पे गया होगा? एचडीएफसी यानी ड्रॉई बैंकर पर। ड्रॉई बैंकर ने बोला फंड नहीं है, डिसऑनर कर दिया, तो ये ड्रॉई बैंकर एसबीआई वाले को ये क्या करेगा? रिटर्निंग करेगा चेक अनपेड। आ गया तीसरा पॉइंट, रिटर्निंग। बोलो कोई पॉइंट दिक्कत? अगर खो गया, वही कह रहा है प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर एसबीआई ने चेक डाला, एचडीएफसी तक पहुंचा ही नहीं, खो गया, तो क्या उसको डिसऑनर मानोगे? कुछ नहीं, को खत्म, दूसरा चेक इशू करूंगा। होता नहीं है, पहले बहुत होता था ऐसे, दूसरा चेक इशू, खो गया भाई क्या करें, होते नहीं, इतना वो नहीं है ना भाई, पहले कोरियर में खो जाते थे, क्या लाइबल होगा बैंक? नहीं होते। लेकिन ये बैंक की ड्यूटी है कि ऐसा कुछ होना। ठीक है, अब ये 5 काम होने के बाद अब क्या कर सकता है तू? अब तू लीगल एक्शन ले सकता है। अरे इसको क्या हो गया? वो कल परसों से शुरू करूंगा। 1 मिनट बेटा, स्क्रीन दिखा रहा हूं दोबारा से। कल परसों से टैब से ही पढ़ाऊंगा, आईपैड से। चलो, तो सेक्शन 138 क्या कह रहा है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं कुछ मेन बातें बता रहा हूं, सुनो बच्चा। पहली बात, चेक का टाइम पीरियड कितना होता है? तो अभी चेक का टाइम पीरियड टोटल कितने महीने का हो गया? 3 महीने का, एज पर आपका आरबीआई। तो आरबीआई कहता है चेक का टाइम पीरियड 3 महीने का है। ठीक है, ये फिर वैसे ही हो गया। अबे यार ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, फिर काट के करना पड़ेगा। ये भी थक गया थोड़ा, सुबह से चल रहा है ना।
चलो अब आ गया, अब नहीं करेगा। ऑल वेल, तो चेक का टाइम पीरियड कितना होता है बेटे? 3 मंथ का, ये याद रखेंगे। और उसके बाद जब उसको नोटिस मिला कि चेक डिसऑनर हो चुका है, चेक डिसऑनर का जब उसको नोटिस मिला है, तो वो उसके 30 दिनों के अंदर किसको इन्फॉर्म करेगा? विद इन 30 डेज इन्फॉर्म करेगा किसको? सामने वाले पर्सन को। सामने वाला पर्सन कितने दिनों में पेमेंट करेगा? ओरली समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये प्रोसीजर, हाँ जी, नहीं, ये प्रोसीजर पूरा होने के बाद आप लीगल एक्शन ले लो 138 में। बोलो ओके। अगला पॉइंट, इसी को इन्होंने क्या किया हुआ है? एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये देखना। सेक्शन 143 ए कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीपीसी प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर 138 में ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक टू पे इंटेरियम कॉम्पनसेशन टू कंप्लेनेंट। बस एक इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन लो। हर्षित ने फिर मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले लिया चेक डिसऑनर होने में। अब लीगल एक्शन लिया तो टाइम लगेगा ना। लीगल एक्शन क्यों लिया? क्योंकि मैंने इसका पैसा नहीं दिया, और उसी एक्शन लेने में इसके पैसे लगेंगे। नहीं समझे? अब ये कोर्ट जाएगा तो पैसे लगेंगे ना। तो सुनो, यहां पर कोर्ट क्या करेगा 138 में? कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन जिसने करी है, उस बंदे को टोटल अमाउंट ऑफ चेक का 20% इंटेरियम कॉम्पनसेशन दिलवाएगा पहले, ताकि वो अपने कोर्ट के खर्चे पूरे कर सके, और केस चलता रहेगा। केस करते ही, ऐसे नहीं कि तुमने केस करा और सुबह सुबह पैसे दिलवा दिए। ऐसे तो हर कोई फ्रॉड करने पहुंच जाएगा। ऐसे तो मैं 40 केस कर दूं लोगों पे, 20-20% लेता रहूं, 1 करोड़ का केस करूं, 4 दूनी 8, 8 करोड़ हो गए, टेंशन, रिटायरमेंट खत्म, सुमित सर ओके, राम राम। ठीक है, ऐसे नहीं होता। मतलब कोर्ट जांचेगा, परखेगा, जेन्युइन लगेगा, तेरे को इनिशियल कॉम्पनसेशन मिलेगा। कितने परसेंट का? 20% ऑफ अमाउंट का। ठीक है। और जिस दिन ऑर्डर हुआ उसके 60 दिनों में तुम्हें पे करना है, 20% 60 दिनों में पे करना है। ऑल वेल, तो ये मेरा प्रॉपरली फुल फ्लेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप सभी के लिए कैसा लगा जी? एक बार रिवीजन करेंगे पूरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ा है। हाँ बेटा जा तू, तेरा दिसंबर है ना, जा तू। अब सुनना 4 दिन बाद होता तो चिपका रहता, यहीं छूट ना जाए कहीं। आ जाओ। तो चलो जी, रिवीजन कर लेते हैं पूरी, लास्ट रिवीजन नेगोशिएबल की। एंड और कुछ बचा तो नहीं है ना? पूरा हो गया ना? ठीक है। तो नेगोशिएबल की लास्ट रिवीजन ध्यान से सुनेंगे आप सभी। सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसको डिफाइन सेक्शन 13 में किया हुआ है। सेक्शन 13 ये बताता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिया जाता है। नेगोशिएबल वर्ड मीन्स ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहां तक ओके? वैसे तो देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्टीट्यूट है और बाय कस्टम भी है। कस्टम मीन्स परंपरा। बाय इंस्टीट्यूट यहां पर 3 ही तरीकों के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक्ट के अंदर है। एक को आप बोलते हो प्रोमिसरी नोट, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कुछ खास बात है। खास बात यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है, इन्यूमरेबल ट्रांसफर। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा बेटर टाइटल मिलता है। कुछ प्रिजम्पशन है, प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए। स्टैंप चेक में नहीं होती, ठीक है, और प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए। सारे प्रिजम्पशन है। फिर मैंने आपके लिए शुरू करा प्रोमिसरी नोट, सेक्शन नंबर 4। क्या होता है प्रोमिसरी नोट? मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जहां पर एक बंदा अंडरटेकिंग देता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब एक तरीके का वादा करता है बिना किसी शर्त के, या कंडीशन वो जो बाउंड टू हैपन हो सकती है। इट मींस जहां पर एक बंदा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है किसी दूसरे बंदे को, या उसके ऑर्डर पे या बियरर को, कि मैं तुझे पैसे दूंगा। ऑल वेल, प्रोमिसरी नोट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रखा है जिसमें आप प्रॉपर डेट लिखोगे,
स्टैंप लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे, वर्ड्स में अमाउंट लिखोगे, न्यूमेरिक में अमाउंट लिखोगे, साइन करोगे। दो पार्टी होती है, मेकर और पेई। ओके था। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीन पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। हो सकता है कि ड्रॉवर और पेई सेम हो, तो दो पार्टी में ड्रॉवर और पेई सेम हो सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको चेक बताया। चेक सेक्शन नंबर 6 है, जहां पर चेक में ऑलवेज तीन पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ऑलवेज ड्रॉई बैंकर होगा और चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। चेक मेरे दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेक जिसको आप ट्रंकेटेड चेक भी कहते हो, एक को आप इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हो। इलेक्ट्रॉनिक चेक इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ फिजिकल चेक। फिर मैंने आपको बताया चेक पे क्रॉसिंग होती है, जनरल हो सकती है, स्पेशल हो सकती है, नॉट नेगोशिएबल हो सकती है, और अकाउंट पे हो सकती है, और डबल क्रॉसिंग हो सकती है। डबल वाला हम लोगों ने पढ़ा था। फिर कुछ क्लासिफिकेशन की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे टू ऑर्डर और बियरर मैंने बताया। ऑर्डर मीन्स कि आपका ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर ऑलवेज बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा, बियरर का बाय डिलीवरी होता है। फिर हमने कुछ बताया, एक एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बताया जो अनक्लियर होता है, एक इनकोहेट होता है। एम्बिगुअस में आपको जो पहले ट्रीट करना है, या तो प्रोमिसरी नोट ट्रीट कर लो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी ट्रीट करा वो चलेगा। फिर मैंने इनकोहेट बताया। इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्टैंप वैल्यू के अंडर में सामने वाली पार्टी ने अमाउंट डाल दिया। फिर आपको मैंने जेन्युइन बिल बताया, जिसमें सब कुछ ठीक होता है, और फिर मैंने और विद कंसिडरेशन होता है, और एकोमोडेटेड बिल विदाउट कंसिडरेशन, फिक्टिशियस में गलत साइन वाइन करके दे देते हैं। ऑल वेल था। और इसके अलावा हमने कुछ एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट की बात करी, वो इंस्ट्रूमेंट जो जिसमें सेकेंडरी होता है, अल्टीमेटली मैंने कोई कोलेट्रल रखा हुआ है, इसकी वजह से मैंने वो बिल सबमिट किया है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है? फिर हमने बात करी और अपना चेक के डिसऑनर की 138 सेक्शन क्या कहता है कि चेक डिसऑनर तब होता है जब ड्रॉई बैंकर ने पेई बैंकर को एक मेमो दिया रिटर्न का, चेक डिसऑनर मेमो, और पेई बैंकर फिर पेई को बताता है भाई तेरे को जो ड्रॉवर ने चेक दिया है वो बिना फंड के डिसऑनर हो चुका है। अब पेई के अधिकार क्या होंगे? तो पेई तुरंत लीगल एक्शन नहीं लेगा। पेई जिस दिन नोटिस मिला उसके 30 दिनों के अंदर नोटिस देगा ड्रॉवर को। ड्रॉवर उसके 15 दिन में पेमेंट करेगा, नहीं करता तो केस करेगा। केस करेगा तो सीआरपीसी एक्ट में क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जिसने केस किया उसके उसको इंटेरियम कॉम्पनसेशन, इंटेरियम मतलब पहले से बीच में एक कॉम्पनसेशन 20% का मिल सकता है, वो भी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। एंड दिस इज योर होल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप ओके हो गया, पूरा करवा दिया। तो फिक्टिशियस मतलब होता है बेटे, मैंने किसी को आगे बिल ट्रांसफर करा जिसमें ड्रॉवर जो है जिसने बिल बनाया है वो फिक्टिशियस बंदा है, मैंने खुद उसके गलत साइन करके आगे भेज दिया। फिक्टिशियस मतलब वो बंदा ही नहीं है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, मैंने गलत साइन करके भेज दिया। मैंने बोला नहीं प्रियंका नाम की कोई लड़की नहीं है, मैंने तुझे एक बिल सौंपा जिसमें प्रियंका नाम की लड़की का बिल था। क्या जी, चेक में कैसे हो सकता है? वो तो स्पेसिफाइड बैंकर ने इशू किया हुआ है ना, वहां भी सेक्शन 138 लगेगा ना, फिर डिसऑनर हो जाएगा। बोलो ओके, ऑल वेल, थैंक यू सो मच।